पंत और अब आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर अपना फेवरेट शो हम तो पूछेंगे। बीजेपी ने संकल्पित राष्ट्र सशक्त देश के नाम से आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया। हालांकि पार्टी इसे घोषणा पत्र की बजाय संकल्प पत्र कह रही है और इस संकल्प पत्र में कॉमन सिविल कोड से लेकर राम मंदिर तक तमाम मुद्दे एक तरह से आप कह सकते हैं नई बोतल में पुरानी शराब की तरह मौजूद हैं, क्योंकि ये वादे पहले भी किए गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा बवाल पार्टी के राष्ट्रवादी संकल्पों को लेकर उठा है। बीजेपी ने संकल्प पत्र की शुरुआत ही नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र सर्वप्रथम के नारे के साथ की है। इस राष्ट्रवादी संकल्प के तहत कश्मीर पर पार्टी का खास जोर रहा। धारा 370 के साथ बीजेपी ने 35 से भी खत्म करने की बात की है, जो कश्मीर से बाहर शादी करने वाली महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित करता है। इतना ही नहीं, देश के दूसरे हिस्से के लोगों को कश्मीर से जुड़ने से भी रोकता है। लेकिन बीजेपी का घोषणा पत्र सामने आने के बाद कश्मीर के नेताओं ने धमकी के अंदाज में बात करना शुरू कर दिया है। इसीलिए आज हम तो पूछेंगे पहला बड़ा सवाल, क्या बीजेपी का राष्ट्र को सबसे ऊपर बताने का संकल्प गलत है? दूसरा सवाल, क्या कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश गलत है? और तीसरा सवाल, कांग्रेस क्यों कश्मीरी नेताओं की धमकी भरे सुर में सुर मिला रही है? इन सवालों पर बड़े पैनल के साथ आज होगी बड़ी चर्चा। लेकिन उससे पहले बीजेपी का संकल्प पत्र आया, उठे कुछ सवाल, उन्हें लेकर देखिए ये पूरा घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में आज बड़ी बहस, राष्ट्रवाद का संकल्प, न्याय का विकल्प। आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो में 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है और उसी के आसपास हमारा पूरा ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। बीजेपी के ताजा संकल्प पत्र में इस बार सबसे अधिक जोर राष्ट्रवाद पर है। संकल्प पत्र की शुरुआत ही होती है राष्ट्र सर्वप्रथम से। प्रधानमंत्री के संकल्प में भी राष्ट्रवाद ही सर्वोपरि है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। लेकिन राष्ट्रवाद से शुरू हुए इस संकल्प की अगली कड़ी कश्मीर से जुड़ती है। पार्टी का संकल्प पत्र कहता है कि धारा 35A जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। यह राज्य के विकास में बाधा है। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास किया जाएगा। धारा 370 पर भाजपा सरकार का पुराना रुख बरकरार रहेगा। यूं तो संकल्प पत्र में समान नागरिक संहिता और राम मंदिर जैसे पुराने मुद्दों का भी जिक्र है, लेकिन कश्मीर में तो जैसे बवाल ही मच गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सीधी चुनौती दी। 370 को कहते हो खत्म करो। अरे करोगे तो फिर इलाहा किधर रहेगा? अल्लाह की कसम कहता हूँ, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा, हम इससे आजाद हो जाएंगे। करें, हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। मैं भी देखता हूँ फिर कौन इनका झंडा खड़ा करने के लिए तैयार होगा। वहीं बीजेपी के साथ मिलकर साझा सरकार चला चुकी पीडीपी की महबूबा मुफ्ती तो धमकी देते हुए इससे भी आगे बढ़ गई। मैंने कई बार कहा है कि 370 जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ जोड़ता है। जब आप इस पुल को तोड़ते हो, 370 को तोड़ते हो, तो हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर पे कब्जा नाजायज हो जाता है। अगर इस किस्म के बयानों से बीजेपी बाज नहीं आती, अगर इस किस्म के जो उनके इंटेंशंस हैं, जो उनके इरादे हैं, उनसे वो बाज नहीं आती, तो जम्मू कश्मीर न सिर्फ जम्मू कश्मीर को, न सिर्फ मुल्क को, बल्कि पूरे खित्ते को जला के राख कर देगा। लेकिन सरकार के मंत्री संकल्प पत्र पर पूरी मजबूती से कायम दिखे। उन्होंने कश्मीर के क्षेत्रीय दलों को ही नहीं, कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। कश्मीर और कश्मीर के विकास में जो चीज भी रोड़ा होगी, उस रोड़े को खत्म करना, उसको साफ करना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है, हमारी सरकार की रिस्पांसिबिलिटी है। और 370 भी कश्मीर और कश्मीर के समावेशी विकास में कहीं न कहीं रोड़ा है। लेकिन कांग्रेस ने इस संकल्प पत्र को भी बीजेपी का चुनावी जुमला ही करार दिया।
370 और 3500 को हटाएंगे। की बात करेंगे, सिविल प्रोसीजर कोड की बात करेंगे, ये सब ये करेंगे, करते आए हैं, कितने सालों से करते आए हैं, क्योंकि इनको मालूम है जैसे ही इलेक्शन आना है इनको ये बात बोलनी है, ये मुद्दे सामने रखने हैं ताकि इलेक्शन में उनको फायदा हो जाए, और फिर जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा जैसे 2014 के बाद मुद्दे भी भूल गए। जाहिर है हर पार्टी दूसरी पार्टी के घोषणा पत्र और संकल्प पत्र को अपने से कमतर बताती है, लेकिन राष्ट्रवाद सर्वप्रथम के संकल्प पर आगे बढ़ रही बीजेपी ने जिस तरह इस बार कश्मीर के मुद्दे को तरजीह दी है उससे बवाल ज्यादा मच गया है। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या राहुल के न्याय पर मोदी के राष्ट्रवाद का संकल्प भारी पड़ेगा? और अब सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या राहुल के न्याय पर मोदी के राष्ट्रवाद का संकल्प भारी पड़ेगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें, अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर हमें जरूर भेजिए और ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #BJP का घोषणा पत्र के जरिए पहुंचा सकते हैं। तो अपनी राय जरूर रखिए, आपकी राय और आपका वोट दोनों ही कीमती हैं। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराने से पहले, क्योंकि जनता में बहुत लोग मौजूद हैं, एक बार जोरदार तालियां जरा हो जाएं आप सबके लिए। आप लोग इस डिबेट शो में आए, आपके भी तीखे सवाल होने वाले हैं। आइए मेहमानों से परिचय मैं करा दूं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ललित अंबरदार जी आज की इस चर्चा में जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में हैं। बीजेपी के नेता और प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी भी आज की इस चर्चा में मौजूद हैं, और साथ ही साथ CPI के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीर हैदर जैदी साहब हमारे साथ हैं। जल्दी एक और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पवन खेड़ा जी आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी इस चर्चा की। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में न्यू इंडिया के विजन को लेकर जब बात होती है तो ऐसा लगता है कि कश्मीर पर आकर के बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में मतभेद नजर आता है, और वो इसीलिए क्योंकि आर्टिकल 370 हो, 35A हो, सेना की तैनाती हो, या अफस्पा का रिव्यू करना हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का विरोध करते करते महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की भाषा बोलने लगती है कांग्रेस पार्टी? पहली बात तो ये कि महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार तो इन्होंने ही बनाई थी, तब 370 भूल गए, और उस वक्त आफ्सपा को हटाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। हमने तो सिर्फ ये कहा कि इसको संशोधित करने का विचार करेंगे, हमने नहीं कहा हटाएंगे। जिन्होंने तो खुलकर कहा उस वक्त, क्योंकि PDP को इन्हें खुश करना था, तो प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते थे, देखिए मैंने आर्मी से माफी मंगवा ली। आर्मी से माफी मंगवाएं आप, और राष्ट्रद्रोही हैं हमने बोलते हैं हमने FIR करा दी आर्मी के खिलाफ। ये मोदी जी के शब्द है, मेरे नहीं है। देखिए 370 में अब 3 बिंदु बचे हैं, बाकी तो 370 घिस घिस के खत्म हो ही चुका है। इनके पास 5 साल थे, 3 साल इनके पास कश्मीर में भी सरकार थी, यहां 282 सीटें लेकर घूम रहे हैं। क्यों नहीं हटाया? अगर हटाने की नीयत थी तो हटा देते। कश्मीरी पंडित नेहा जी, 1990 में एक्सोडस शुरू हुआ, कश्मीरी पंडितों को वहां से हटना पड़ा, शरण लेनी पड़ी बाहर, बाकी जगह जाकर। उनके खिलाफ अत्याचार हो रहे थे। किसकी सरकार थी केंद्र में? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। कौन समर्थन दे रहा था? भारतीय जनता पार्टी दे रही थी। और क्या इस मुद्दे पर समर्थन वापस लिया था? कश्मीरी पंडितों के लिए तो समर्थन वापस नहीं लिया। आपके सवालों को प्रेम शुक्ला जी सुन रहे हैं और उन्हें जवाब देने होंगे, लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया तो आपकी चिंता भी कहां दिखी आपके घोषणा पत्र में कश्मीरी पंडितों को लेकर के? बताइए ना। UPA 1 और UPA 2 में कश्मीर, हम तो कह ही रहे हैं, जनरल VK सिंह भी कहते हैं कि तब सबसे ज्यादा शांत था कश्मीर। आज 93% बढ़ोतरी हुई है सैन्य ठिकानों पर हमले की। हमारे वक्त तो नहीं हुआ। हमारे वक्त चुनाव में 71% मतदान होता था। आज मतदान नहीं करा पा रहे कश्मीर में। लोकतंत्र वहां खत्म कर चुके हैं वहां कश्मीर में। हमसे आप कश्मीर पर प्रश्न पूछिए, हम उत्तर देंगे। हमने तो नहीं ISI को बुलाया था पठानकोट में एयरबेस में निरीक्षण करने। हम तो नहीं गए थे बिना बुलाए पाकिस्तान। पवन शुक्ला जी बताइए, 370 और 35 से अपने संकल्प पत्र में रखेंगे, पर सवाल तो उठेगा ना कि PDP के साथ हाथ क्यों मिलाया? और ये तो ऐसा हुआ कि पुराने वादे फिर दोहरा दिए। पवन जी को मैंने बहुत शांति सुना, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे शांति से सुनेंगे, बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अनुच्छेद 370 के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के जमाने से उसके हटाने के पक्ष में है, इसमें किसी के मन में कोई संदेह नहीं होगा। अनुच्छेद 370 पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उसको संविधान में नहीं शामिल करना चाहते थे, ये भी सबको ज्ञात है। और अनुच्छेद 370 की ओपनिंग लाइन है कि स्थायी अस्थायी है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्वीकार रहे पवन जी, उन्होंने कहा खींचते खींचते खत्म हो जाएगा। तब 370 को अपने घोषणा पत्र में आप कायम रखने के पक्ष में क्यों खड़े हैं? पंडित नेहरू कहते थे हट जाएगा, राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं ये डट जाएगा, आप उसको डटाने पर क्यों आमादा हैं? इसका उत्तर तो आपको देना होगा। कश्मीर में हमने नीलम वैली जिस तरह से मारा था और जो सीज फायर किया था, सीज फायर वायलेशन शुरू कब हुए जनाब? 2005 से लेकर 2014 तक जो नंगा नाच किया, और उस नंगा नाच को बुरहान वानी को आप एनकाउंटर नहीं कर सकते, क्योंकि गुलाम नबी आजाद भी खड़े होकर अफजल गुरु के समर्थन में राज्यसभा में आने के लिए शपथ पत्र दायर करते हैं। तब कांग्रेस जो है कहती है, और गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में इनके सबसे बड़े नेता कहते हैं, भारत की सेना कश्मीर की वादियों में नागरिकों की अधिक हत्या कर रही है, आतंकवादियों को कम मार रही है। कोई प्रमाण नहीं, सैफुद्दीन सोच। और आप रोज खड़े होकर यही सोच प्रकट करेंगे कि कश्मीर में जो दूसरा प्रधानमंत्री की बात करता है उसको गठबंधन में आज भी रखेंगे। मैं और इसका जवाब पवन खेड़ा जी से लूंगी। हम महबूबा, और ये बताइए महबूबा मुफ्ती से क्यों गठबंधन किया आप लोगों ने? अस्थायी था, विचार विपरीत तो क्यों किया? बनने की स्थिति नहीं बनी। जब कोई सरकार बनने की स्थिति, हम तो चाहते तो राज्यपाल का शासन और फिर राष्ट्रपति शासन लगाकर सत्ता का समग्रता में उपभोग भी करते, और कश्मीर में जो चाहिए था वो होता और जो हो रहा है। लेकिन जब लोकतंत्र की दुहाई दी गई, लोकतंत्र की दुहाई पर एक सरकार बनाई, लेकिन उस सरकार में भी चढ़कर बुरहान वानी को मारा, चढ़कर आतंकवादियों को मारा, और उनके रहते सर्जिकल स्ट्राइक की, और सर्जिकल स्ट्राइक में तालियां बजवाई। आप क्या कर रहे हैं? वो जब इनके संपर्क में आए हैं तो नेहरू और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भावना को भी कांग्रेस नहीं मानती है, जो उन्होंने कहा उससे विपरीत बह रही है आज की कांग्रेस। नहीं, 370 अब मुद्दा रहा ही नहीं वहां। मैं तो इनसे पूछता हूं, तो आपके बीच में नहीं, मैं आ रहा हूं। देखिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, मैं भी बीच में नहीं बोला था। इन्हें कृपया करके कहिए बीच में ना बोले, मैं भी नहीं बोलूंगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कश्मीर में शांति बहाल हो। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कश्मीरी अपने आप को भारत का अंग माने, वो माने या ना माने, कश्मीर भारत का अंग रहेगा, हमेशा था, और कोई कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकता। बीच में नहीं, कृपया करके। बुरहान वानी के भाई को मुआवजा किसने दिया? महबूबा मुफ्ती की सरकार में। उस सरकार को समर्थन किसका था? भारतीय जनता पार्टी। विरोध किया। बुरहान वानी को शहीद का दर्जा किसने दिया? महबूबा मुफ्ती। किसका समर्थन था महबूबा को? भारतीय जनता पार्टी। पर महबूबा कहती है 370 नहीं हटना चाहिए, कांग्रेस भी कहती है 370 नहीं हटना चाहिए। आज कौन किसके साथ है? पे वो कायम है। अबे महबूबा की मोहब्बत में काहे बोलते हैं साहब? सरकारें आप बनाओ उनके साथ जा जाकर, हमें कौन मोहब्बत है? दिल आपका टूट गया उनसे, हमारी क्या गलती? नहीं, हमने तो जो है देशद्रोहियों का दिल तोड़ ही रखा। आप क्या दिल्लगी कर रहे हो? अफजल गुरु के बेटे के पासपोर्ट के लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है आज? पूछे जरा इनसे। हम नहीं लड़ रहे, हम नहीं लड़ रहे, हम नहीं लड़ रहे। मिस्टर शर्मा लड़ रहे हैं जो इनके इंटरलॉक्यूटर हैं कश्मीर में। हम नहीं लड़ रहे। अरे इंटरलॉक्यूटर हम नहीं लड़ रहे, और ये मान गए उनकी बात। सेना हमारी नहीं हुई, इंटरलॉक्यूटर हमारे हो गए, सेना हमारी नहीं हुई, इंटरलॉक्यूटर हमारे हैं। बीच में काहे बोल रहे हैं साहब? पूछना चाहिए कि इनकी नई भाषा क्या है? इंटरलॉक्यूटर हमारे हैं कि देश के? बीच में मत बोलिए। इंटरलॉक्यूटर हमारे हैं कि देश के हैं? अरे आपने बनाया नहीं बनाया? अरे आपने बनाया या नहीं बनाया? आपकी सरकार ने नहीं बनाया तो बता दीजिए। प्रधानमंत्री आपकी सरकार ने बनाया या नहीं बनाया ये बता दीजिए। अरे साहब, इस बात में किसी को कोई संशय नहीं है कि कश्मीर हमारा है, इस देश का कश्मीर है। ललित अंबरदास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने कांग्रेस को सुना, आपने बीजेपी को सुना। बड़ी बात यह है कि दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, विजन सामने है। कश्मीर पर कांग्रेस बीजेपी किसकी नीति ललित अंबरदार को बेहतर लगती है? और मैं ये बता दूं, आप कश्मीरी हैं, जो लाखों इस देश में शरणार्थी अपने ही देश में बन गए हैं, उनमें से एक आप भी हैं, तो इसीलिए ये जो सवाल है इसका जो जवाब आप देंगे वो बहुत मायने रखता है। बोलिए। सबसे पहले तो ये कि मैं यहाँ पे एक सिर्फ कश्मीरी होने के नाते नहीं हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते हूँ, और आपको आपके माध्यम द्वारा, आपके द्वारा देश को बताना चाहता हूँ, कश्मीर बीजेपी और कांग्रेस की समस्या नहीं है। कश्मीर की समस्या खाली नहीं है। कश्मीरी हिंदुओं की समस्या खाली नहीं है। कश्मीर के ऊपर भारत का भविष्य, भारत की इंटीग्रिटी उस पर डिपेंड करते हैं कि आप कश्मीर को कैसे संभालते हैं। कश्मीर जहाज, जब मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पार्टियों के बीच में जो वाद विवाद होता है आप बेसिक मुद्दा भूल जाते हैं। कश्मीर जहाज उसी प्रकार का जहाज है जो अफगानिस्तान में, सीरिया में, सोमालिया में, जहां पे भी जहाज की जंगें चल रही हैं, वही कश्मीर के अंदर है। सिर्फ
हमारी सो कॉल्ड सेक्युलर राजनीति ने इसके ऊपर अभी तक पर्दा डाल के रखा हुआ था। साथ में टूरिज्म भी चल रहा था। कश्मीरी हिंदुओं का जुनून नरसंहार हुआ। पूरी 5000 साल की संस्कृति को वहां से खत्म कर दिया गया। और हमारे यहां कहते हैं, क्लेम करते हैं, कश्मीर के अंदर जी 70% वोट डल गए। सब ठीक ठाक है, लोग जाते हैं, टूरिज्म पे जाते हैं, बादाम खरीद के आते हैं, शॉल खरीद के लाते हैं, वहां सब कुछ नहीं ठीक है। कश्मीर की प्रॉब्लम 2014 में शुरू नहीं हुई, 1947 में शुरू हुई। क्या वजह थी कि आपने जिन्ना के टू नेशन थे, आप कहते हैं कि हमने टू नेशन थ्योरी को नकार दिया, नहीं मानते। क्या जरूरत थी कश्मीर के अंदर 370 और 35 देने की? उसी हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर आपने पाकिस्तान बनाने की वो जो नींव थो सन 47 में रखी थी, और आज आपकी हिम्मत नहीं हो रही है उसको हटाने की। महबूबा मुफ्ती और उमर फारूक अब्दुल्ला ने जो आज बयान दिए, आपके रोंगटे नहीं खड़े हो रहे? हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा खूंखार भारत विरोधी लोग रहते हैं। इन सांपों को हम पिछले 70 साल से दूध पिला रहे हैं। इमरान खान 370 नहीं हटाना चाहते, जानते हैं आप? इमरान खान, पाकिस्तान की सरकार 370 नहीं हटाना चाहती। जो हिंदुस्तान को कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते, कश्मीर के इस्लामिस्ट जहादी कश्मीर को हिंदुस्तान को रगड़ा करके नारे लगाते हैं, वहां पे गाली देते हैं हिंदुस्तान को इंडियन डॉग्स बोलते हैं, उनको 370 से मोहब्बत है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को 370 से मोहब्बत है, कांग्रेस को भी है, बाकी सेक्युलर पार्टीज को भी 370 से मोहब्बत है। जवाब मैं दूंगी आपने सुनिए, अगर आप ये टू नेशन थ्योरी के जो कानून कश्मीर के अंदर नहीं हटाएंगे, आप लिख के रखिए, हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर उभर के आएंगे और हिंदुस्तान का भविष्य खतरे में पड़ेगा। और जैदी साहब, मैं चाहूंगी इस पर आप जवाब दें। राष्ट्र को सबसे ऊपर रखना गलती है क्या? नहीं करना चाहिए ये राष्ट्र को सबसे ऊपर रखना, उसका संकल्प करना? जी, इसका बीजेपी का आज जो घोषणा पत्र आया है, मेरी नज़र में वो समीक्षा पत्र आना चाहिए था। समीक्षा पत्र में इसलिए कहता हूं कि सरकार तो बीजेपी की थी, तो जो 14 में जो उन्होंने वायदे किए थे उन पे भी कुछ समीक्षा कर लेते, एक चैप्टर उसका भी बना देते। 15 लाख का क्या हुआ, 2 करोड़ डोज का कार्ड का क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ, धारा 370 5 साल तक ये नहीं हटा सके। सवाल पूछा जा रहा है कम्युनिस्ट पार्टी से जो सरकार में नहीं है। नहीं, आप लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने इसीलिए पूछा। अगर राष्ट्र को कोई पार्टी सबसे ऊपर रखे अपने संकल्प पत्र में, तो वो गलती करती है। जैदी साहब को क्या लगता है? सुन लीजिए, राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर, जो मिलिट्री के ऊपर, जो सीआरपीएफ के ऊपर, ये कहना चाहिए राजनीति करते रहे। इस संकल्प पत्र में यही कह देते कि हम पेंशन देंगे, सीआरपीएफ के जवानों की पेंशन हम बहाल कर रहे हैं। सबको जवान किसान सबको देना पेंशन, सीआरपीएफ और बीएसएफ और असम राइफल के जवानों की अगर ये पेंशन बहाल कर देते तो इनकी हमदर्दी नजर आती। सुन लीजिए, पेंशन बहाल कर देते, बिना पढ़े बात करना, बिना पढ़े नहीं, पढ़ के बात कर रहा हूँ। सुन लीजिए, पेंशन बहाल कर देते, उन्हें शहीद का दर्जा देते थे, कहते कि हम आएंगे तो अब के हम उन्हें शहीद का दर्जा देंगे। अभी ललित अंबरदास जी ने कहा कि 370 और 35 से नहीं बोलेंगे, वो देश बनाने जैसा है, बिल्कुल नहीं, और वो वहीं से आते हैं। सवाल का सीधा जवाब, 370 हटाने का वायदा बीजेपी ने किया था ना, 5 साल सरकार में, तो नहीं हटाई। सवाल हमसे करोगे, आज इस जनता को बताइए कि आप सब लोग 370 के खिलाफ हैं, क्यों नहीं हटाई? बीजेपी पे प्रेशर डालिए कि हटा दीजिए। सरकार में लाइए, सरकार में लाइए ना, सरकार में लाइए, सरकार में लाइए, समस्या का समाधान देंगे। क्या समाधान होगा सर? वही बता रहा हूँ ना। अरे आप अपना स्टैंड नहीं बताएंगे तो कोई कहीं नहीं है, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। बताइए ना कहाँ रही है, स्टैंड क्या है, किस गली में, किस मोहल्ले में? पूर्वोत्तर के राज्यों में एक कानून की समीक्षा हो सकती है। समीक्षा का मतलब हटाना नहीं होता। अगर वहां कोई कानून वहां की शांति के लिए समीक्षा की बात की जा रही तो उस पर भी एतराज बड़े प्रसन्न नक्सली। मैं तो पवन खेड़ा साहब से हैरत प्रसन्नता है। अफजल गुरु आतंकवादी था, पूरा देश मानता है। अफजल गुरु के बेटे का क्या दोष है भाई? बीजेपी का राष्ट्रवाद जो संकल्प पत्र से सामने आया, दूसरी तरफ कांग्रेस के घोषणा पत्र में राहुल गांधी का न्याय, कौन किस पर भारी, हम कर रहे हैं चर्चा। और राष्ट्र को संकल्प करके सबसे ऊपर रखना क्या गलती है, इसमें सवाल ये भी पूछा जा रहा है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ वरिष्ठ वकील मोनिका अरोड़ा जी मौजूद हैं और साथ ही नेता ऐप के सीईओ प्रथम मित्तल भी हमारे साथ हैं। ये जो सवाल आज हमने उठाया है, इस पर हमने बाकायदा जनता से राय ली है, पोल कराया है, नेता ऐप ने पोल किया है, वो राय भी हम आप तक पहुंचाएंगे और उस पर प्रथम की प्रतिक्रिया भी लेंगे। लेकिन मोनिका जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 35 से धारा 370, इस पर कुछ दलों की भाषा और रवैया अलगाववादियों जैसा क्यों हो जाता है? देखिए, जब मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पढ़ा कि धारा 370 को रखेंगे तो मुझे शौक लगा।
शौक इसलिए लगा कि B.R. अम्बेडकर जी धारा 370 के खिलाफ थे। 370 की आत्मा है 35A में। 35A क्या कहता है? आपको और मुझे, किसी भी भारतवासी को, वो वहां जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता, वहां रह नहीं सकता, वहां पर वोट नहीं कर सकता, वहां MLA नहीं बन सकता, वहां गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकता, गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकता। कैसे आया ये असंवैधानिक आर्टिकल? तो नेहरू जी इसको बैकडोर से लेकर आए। कोई भी अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी होती है तो आपको 368 आर्टिकल में उसको पार्लियामेंट में लाना होता है, अमेंडमेंट करनी होती है। इसको आर्टिकल 35A को पार्लियामेंट के फ्लोर पर नहीं रखा गया। ये एक प्रेसिडेंट का ऑर्डर था, सिंपली करके इसको एक अपेंडिक्स में डाल दिया गया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन रोज पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ना होता है, कहीं भी 35A नहीं है। 35A कहता है SC ST को कोई भी राइट नहीं मिलेगा, और अगर कोई महिला है जम्मू कश्मीर की, वो किसी भारतवासी से शादी करती है, सारी राइट्स उसके बच्चों को कोई राइट नहीं मिलेगी। मैं कहती हूं देश को तोड़ने का आर्टिकल है। कांग्रेस कैसे कह सकती है कि हम धारा 370 के साथ खड़े हैं? अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आपको एक लाइन में कहना हो, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वो एक लाइन कांग्रेस के मैनिफेस्टो के लिए है कि आर्मी की शक्तियां कम करेंगे, देश के जो टुकड़े होने की बात करते हैं उनके हाथ मजबूत करेंगे, वो देशद्रोही नहीं होंगे, और तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए ये बहुत बुरी बात है। ऐसा लगता है नक्सलवादियों ने ये सारी एडिशंस की हैं कांग्रेस के। थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ इससे पहले कि खेरा साहब बोले, आपकी इजाजत से, इनकी इजाजत से, वो जो मोनिका जी कह रही थी, कश्मीर जम्मू के अंदर 50 के दशक में तत्कालीन सरकार, शेख अब्दुल्ला की सरकार ने पंजाब से सफाई कर्मचारियों को बुलाया था कश्मीर में काम करने के लिए। उनको यह वादा किया गया था कि आपको यहां की सिटीजनशिप दी जाएगी। वाल्मीकि समाज है, आज की तारीख में 70 साल हो गए, 60 साल हो गए हैं, वाल्मीकि समाज का लड़का या लड़की PhD करे तो उनको सफाई कर्मचारी के आगे नौकरी नहीं मिलेगी। और उनकी जो पहचान पत्र है उसके अंदर जो शब्द लिखा हुआ ना, अगर मैं वो लिखूं बोलूं तो मेरे पर केस हो सकता है इस शेड्यूल कास्ट एक्ट के अंतर्गत। वो हिंदुस्तान के किसी भी सेकुलरवादी, किसी भी लेफ्टवादी, किसी भी अंबेडकरवादी को शर्म नहीं आती कि वहां पे उन्हीं हमारे समाज के साथ क्या हो रहा, वाल्मीकि समाज के साथ। दूसरी बात, अंबेडकर साहब खाली प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्होंने कहा, जब उनके पास 370 का प्रपोजल लेके आए, उन्होंने कहा कि मैं अपने ही हाथों से अपने ही देश के खिलाफ देशद्रोह नहीं होने दूंगा। एक और बहुत बड़े तत्कालीन मौलाना मोहिनी, बहुत बड़े राइटर, विचारक, उन्होंने कहा यह भेदभाव क्यों? उसके बावजूद लाया गया क्योंकि जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को कश्मीर के अंदर कायम रखने की साजिश थी। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था, जो अंबेडकर सोचते थे उसको भुला दिया। नेहरू ने कहा था घिसते घिसते घिस जाएगा, घिस जाने दीजिए। अब क्यों बचाकर रखना चाहते हैं? तो गया। क्यों बचाकर ये मुद्दा बना रहे हैं, जो व्यक्ति आज यहाँ खड़े होकर मुद्दे बना रहे हैं, इनके पास 5 साल मौका था। हम इनसे पूछना चाहते हैं क्यों नहीं हटाया? वो नहीं कर पाए। मैनिफेस्टो में लिखा है, स्पष्ट है, आप बचा के रखना चाहते हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है हम बचा के रखेंगे। देखिए, एक तो आपने दो नेहा जी, मैनिफेस्टो में लिखा है, मैनिफेस्टो में दो प्रवक्ता आप भाजपा के बुलाते हैं, 4 लोग मेरे खिलाफ होते हैं। मुझे तो बात नहीं है, ये देश की बात से लेकर आज तक भाजपा की है या नहीं बताओ पहले। भाजपा के 2 लोग आप बुलाते हैं, कांग्रेस से आप अकेला बुलाते हैं, मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 370 को हटाएंगे। आज बोलिए जी, आपकी बात का जवाब पवन खेड़ा दे रहे हैं, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। मेरे खिलाफ, मोनिका जी मेरे खिलाफ बोलिए ना, सिर्फ ये है आपके खिलाफ नहीं, आपके मैनिफेस्टो के लिए है। हम सब कश्मीर के लिए हैं सर, बोलिए। अगर कश्मीर के लिए पवन खेड़ा जी बोलिए। कश्मीर के लिए हैं, हमने वहां शांति लाई, ये नहीं लाए थे शांति। आपने क्यों कहा मैनिफेस्टो में 370 बरकरार रखेंगे? आपने क्यों कहा? 530% इजाफा हो गया सीजफायर वायलेशन में। अब ये आए 370 की वापस से नारे लगाने। क्यों नहीं हटाया था? अगर 370 आप लेकर आएंगे, अफजल गुरु को फांसी हम लगाएं, कसाब को फांसी हम लगाएं। इनको बोलिए चुप रह जाए पहले। 370 भी जाएगा, 35A भी जाएगा। वेट एंड सी। मेरी बारी है, मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा। कसाब को फांसी हम लगाएं, अफजल गुरु को फांसी हम लगाएं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हम करें,
कश्मीर में चुनाव हम करवाएं और पठानकोट में आईएसआई लाने वाले 10,000 पत्थरबाजों पर से मुकदमे वापस लेने वाले अपने आप को देश प्रेमी कहा है मैनिफेस्टो में? बताइए 10,000 पत्थरबाजों से केस वापस लिए क्यों कहा देशद्रोह का कानून समाप्त करेंगे? पवन खेड़ा जी, पवन जी आप अपनी बात रखिए, पर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फांसी जो है वो कानून ने लगाई और 26/11 को आरएसएस की साजिश किसने बताया हम जानते हैं। अच्छा तो आगे मेरी भी सुन लीजिए। हाँ बोलिए ना, बिल्कुल बोलिए। मैं बोलता हूं, हाँ बोलिए। ये देशभक्ति की जो बात करने वाले हैं, पहले मैं इन्हें एक बात बताना चाहता हूं मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। देश होता क्या है? देश क्या ये खेत खलियान और पहाड़ और नदियां होते हैं? अरे आंगन में तुलसी महके, मांगों में सिंदूर रहे, बच्चे खिलखिलाते रहें, चेहरों पे मुस्कान रहे, चूल्हे में आग चली रहे, उसको कहते हैं देशभक्त। ये नारेबाजों से देश होगा? हो गया इनका। ये नारेबाजी से देश होगा? नेहा, ये मुद्दों को इधर से उधर करने में देश चलेगा? 370 को बचाकर कश्मीर भारत के साथ रहेगा नहीं। न्याय है रोजगार, नौकरी और नौकरी। नेहा ठीक है, एक मिनट जवाब दीजिए इसका। क्या राहुल गांधी के न्याय के जवाब में राष्ट्रवाद लाए हैं? मुझे बताएं। न्याय क्या करेंगे? अन्याय करेंगे इन्होंने 70 वर्षों तक। राहुल के न्याय के जवाब में राष्ट्रवाद राहुल गांधी ने ये कहा कि मेरे नाना ने अन्याय किया, मेरी दादी ने अन्याय किया, मेरे पिताश्री ने अन्याय किया, मैं भी अन्याय कर रहा हूं, इसलिए एक न्याय की स्कीम ला रहा हूं। हम राष्ट्रवाद पर हैं और राष्ट्रवाद हर व्यक्ति का कल्याण। हमने कहा राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा, अंत्योदय हमारा दर्शन और सुशासन हमारा मंत्र। और 2 करोड़ तो हम सुशासन करते हैं। हमने 12 करोड़ को दिया, हमने 12 करोड़ को नौकरी दे दी। नोटबंदी का जवाब तो 1.5 करोड़ को दे दिए थे 10 वर्ष में 1.5 करोड़, और पहले 6 वर्ष में 6 करोड़, न नोटबंदी का हिसाब, न नौकरी का जवाब, न 15 लाख का हिसाब। बताइए बेरोजगार हो गए। 2 करोड़ वड्रा जी जमीन में कब्जा कर पा रहे, जीजा जी बेरोजगार, साले जी बेरोजगार, 15 लाख लेने आए हैं। रॉबर्ट वड्रा वाले में से हिस्सा लेना है। 11,000 करोड़ में से हिस्सा चाहिए, 11,000 करोड़ में से हिस्सा चाहिए, 11,000 करोड़ में से चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, जनता ये भी जानना चाहती, कांग्रेस पार्टी ने पूछा आज, कांग्रेस पार्टी ने कहा भाई रोजगार, जीएसटी, नोटबंदी, सब पर चुप क्यों है? अच्छी बात है, बाबरवादियों को भी राम मंदिर की चिंता हुई। जय श्री राम बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, बाबर की छाती पर भगवा ध्वज लहराएंगे, प्रभु रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बनाएंगे। ये जो बाबर की मस्जिद बनाने की बात कहे थे, राम मंदिर पर आगे आएंगे, राम मंदिर पर आगे आएंगे, युवराज को भेज के दिखाए। हम बुल्लों की छाती पर चढ़कर, बाबरवादियों की छाती पर चढ़कर, बाबर की छाती पर चढ़कर भव्य दिव्य राम मंदिर बनाएंगे। प्रेम शुक्ला जी, राम मंदिर पर आगे आएंगे। कांग्रेस पूछ रही है, 1 मिनट शांत हो जाइए, कांग्रेस पूछ रही है भाई रोजगार, नोटबंदी, जीएसटी, सब पर चुप क्यों रही बीजेपी? जीएसटी पर चुप नहीं, सबसे सस्ता टैक्स। 5 वर्षों में ना इनकम टैक्स बढ़ा, उल्टा जो है हमने घटा दिया, दायरा बढ़ा दिया 5 लाख तक, करोड़ों को लाभ दे दिया। और जीएसटी 18% बढ़ा के 28% पे थे, सबसे ज्यादा 90% चीजें 5% के ब्रैकेट में है, और बहुत सारी चीजें 0% पे है। रोजगार पर चुप हो गया, रोजगार पे 10 करोड़ दिया हमने, रोजगार पर बोले नहीं आप, रोजगार आपने ना संकल्प पत्र में बोला ना उपलब्धियों में बोला। 3.5 करोड़ ऑर्गेनाइज सेक्टर में दिया है, 3.5 करोड़ ऑर्गेनाइज सेक्टर में। 70 लाख ईपीएफओ जब कोई भरता है तो रोजगार पाता है। हमने रॉबर्ट वड्रा बेरोजगारी योजना चलाई, रोजगार के आंकड़े दबा दिए इन लोगों ने, आंकड़े दबाते हैं ये लोग, कोई सच नहीं आने देते बाहर। पिछले 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी का तोड़ा है इन्होंने, उसका जवाब दीजिए। हमने बेरोजगार को रोजगार दिया है, बात सुन लीजिए, जो बेरोजगार हुए जो सत्ता के दलाल थे। ठीक है, राम मंदिर पर भी आएंगे, राम मंदिर के मुद्दे पर भी आएंगे। मुझे यहाँ कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे और बाकी 2 मेहमानों से बात करनी है, लेकिन क्योंकि ये सवाल आज हमने बाकायदा नेता ऐप के जरिए लोगों के बीच भी रखा था, इस पर लोगों की राय आई है। ये चुनाव का मौसम है और हर एक राय कीमती है, क्योंकि उस शख्स को अपना वोट भी देना है। तो नेता ऐप पर जनता क्या बोली है, आइए वो बड़ी तस्वीर आपके सामने हम रख देते हैं। सवाल सीधा था, क्या राहुल के न्याय पर मोदी के राष्ट्रवाद का संकल्प भारी पड़ेगा? 52% लोग हाँ बोल रहे हैं, 48% लोगों ने नहीं कहा है, यानी 52% लोग, बड़ा तबका मानता है कि राष्ट्रवाद भारी पड़ जाएगा राहुल के न्याय पर। लेकिन टक्कर
आप देखिए काफी अच्छी है, क्योंकि 48% लोग ये भी मानते हैं कि नहीं, राहुल के न्याय में दम है। अब इस आंकड़े को हम कैसे समझें, लोगों के बीच जो संस्था गई है, नेता आप प्रथम हमारे साथ सीईओ मौजूद है। प्रथम ये बताइए, इसका हम क्या मतलब निकाले? 52 वर्सेस 48, ये किसके पक्ष में जा रहा है? जी 52 वर्सेस 48, ये करीब हमने 1.5 लाख लोगों को सर्वे किया था, तो डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा नहीं है। पर इसके बाद हमने एक और सर्वे भी किया। हमने लोगों से ये पूछा, क्योंकि आजकल हम मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, कि क्या लोग मैनिफेस्टो में विश्वास रखते हैं, क्या लोग मैनिफेस्टो को मानते भी हैं कि क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, इससे कोई आशा रखनी चाहिए लोगों को। तो 78 लोगों ने, 78% लोगों ने कहा नहीं, कि मैनिफेस्टो का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो हमें तो ये समझ में आ रहा है कि चलिए हमने 50-50 ये जो रिजल्ट आया न्याय वर्सेस राष्ट्रवाद, पर जो ज्यादा लोग हैं, जो 78% लोग, तो ये कह रहे हैं कि हमें मैनिफेस्टो से कोई मतलब ही नहीं है। तो मैनिफेस्टो से ज्यादा यानी कि नैरेटिव काम करता है, जिसका नैरेटिव चल जाए, जनता के बीच रच बस जाए, क्या वोट उस पर पड़ते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं, एक तरफ बीजेपी कह रही है हमारा राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ घोषणा पत्र बहस जारी है। लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन इस सेगमेंट की शुरुआत जरा जनता के सवालों से करते हैं। सबसे पहले बीजेपी से किसके सवाल है, ये बताइए, बीजेपी से किसका सवाल है? जी छोटा रखिएगा सवाल, पूछिए। बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, अगर इनकी नीयत साफ थी, 370 को खत्म करना चाहते, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार क्यों बनाई? वो उग्रवादियों को शहीद बताती रही और ये साथ देता रहे, और मिलिट्री वालों पर भी मुकदमे दर्ज हुए, एक तो मर्डर में बंद करा के 3 जेल मारे। आज बताइए, फिर बताइए जनता क्या समझे। साथ सरकार क्यों बनाई, इसका उत्तर पहले सेगमेंट में मैंने दिया था, रिपीट चाहे तो फिर दे देता हूं मैं। महबूबा मुफ्ती के साथ हमारा पूरा जो है एक दूसरे 180 डिग्री पर दूर खड़े रहने के बावजूद, चूंकि सरकार बनाने का अन्य कोई तरीका नहीं बचा था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रद्रोह के साथ खड़ी हुई, सरकार को हमने गिरा दिया। आज भी महबूबा मुफ्ती जो कह रही है, उसके साथ सीपीआई क्यों खड़ी है, उसके साथ कांग्रेस क्यों खड़ी है? महबूबा मुफ्ती के साथ आज भी हम तो सरकार में थे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्यों कहा धारा 370 समाप्त नहीं करेंगे सत्ता के लिए? सरकार हमने गिराई, 370 पर कोई समझौता नहीं, 35 से हम हटाएंगे। इनका क्या इरादा है? महबूबा मुफ्ती से जो इन्होंने समझौता किया था, उसमें खुला लिखा है 35 के साथ ये क्यों खड़े हैं? हम तो महबूबा को गिरा दी उसकी सरकार, आप महबूबा के साथ क्यों खड़े हैं? ठीक है, कांग्रेस से किसका सवाल है? बात करेंगे, ये भी लिखा हुआ। पवन खेड़ा जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूं, कश्मीरी पंडित की जो समस्याएं हैं कश्मीर में, बीजेपी तो एक कश्मीरी पंडित को बसा नहीं पाया। आपका क्या प्रोग्राम है कि आगे यदि आप सरकार में आते हैं, कश्मीरी पंडित को कब तक वहां बसा पाएंगे? मैनिफेस्टो में एक शब्द नहीं है कश्मीरी पंडितों के लिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक शब्द भी नहीं है कश्मीरी पंडितों के लिए। बोलिए खेड़ा साहब, बस वो याद दिला रही है कि एक भी शब्द नहीं है कश्मीरी पंडित। अब आप बताइए, मुझसे पूछा था ना। हाँ आप बताइए। आप धन्यवाद। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त कश्मीरी पंडितों की डेलीगेशन जब उनसे मिली, तो उन्होंने आइडेंटिफिकेशन वाला एक प्रक्रिया जारी की, वो उन्होंने ही शुरू की, इनकी सरकार में नहीं हुआ। हम कटिबद्ध हैं, जम्मू कश्मीर में माहौल अच्छी तरह से बनाएंगे जिसमें कश्मीरी पंडित वापस स्थापित हो सके। बिल्कुल आ सकेंगे, कश्मीरी पंडितों बिल्कुल आ सकेंगे, आना चाहिए, उनका हक है। बनाए रखे, पहले बता दीजिए किससे पूछा था आपने? देशद्रोह का बीच में बोलने की तो बीमारी है ना, कहा है। एक को दो भाजपा के प्रवक्ता बुला लेते हैं। नेहा जी, ये क्या तरीका है? मैं चुपचाप रहता हूं जब कोई बोल रहा होता है, इनको बिल्कुल जरा सा तरीका तहजीब नहीं है। क्या तरीका है? प्रश्न मुझसे पूछा जा रहा है, मैं चुपचाप खड़ा हूं जब कोई और बोल। जवाब दीजिए। आपने कहा क्यों बीच में बोलते? आना चाहिए तो आएंगे। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कटिबद्ध है। मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं। क्या बात कर रही हैं आप? पवन खेड़ा जी, क्या बात कर रही हैं? मैं सवाल कब बोला किसी के बीच में? पहले इसका जवाब दीजिए। एक मिनट, एक वक्त नहीं बोला। मैं आपका सवाल पहुंचा रही हूं। मेरी बारी थी उसमें। पवन खेड़ा जी, वो सीधे पूछ रही हैं, आप कह रहे हैं कि हम कटिबद्ध हैं कश्मीरी पंडितों को। वो पूछ रहे हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। सब नागरिक ऑडियंस ने पूछा है, आपने वो जवाब दिया, वो पलटवार कर रही है। क्या आप पलटवार करते हुए जवाब नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं, मैं उनका जवाब दूंगा, उन्होंने मुझसे पूछा है। नहीं, पर अगर कोई पलट कर आपको, अच्छा सुनिए, सुनिए ना, नहीं पवन खेड़ा जी, माफ कीजिएगा, गलत बात है। पवन खेड़ा जी, जब किसी के बीच में नहीं बोलता, आप क्यों नहीं उनको रोक पाते? तो मैं उन्हें शांत कर रही हूँ, लेकिन उनका सवाल अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ तो क्या दिक्कत है? पवन जी, आपका हक है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, जवाब नहीं देने दे रही। एक मिनट पवन जी, नहीं, पहले आप अनुशासन लाइए, ये गलत तरीका है। पवन खेड़ा जी, पहले आप मुझे इसका जवाब दीजिए। ज्यादा अनुशासन आपको किसी डिबेट शो में नहीं मिल सकता। सब नागरिक है, सबको अधिकार है। कल को यहाँ भी आप बोले कि भाजपा के लोग हैं।
मुझे इसका जवाब दीजिए। आप ये बताइए, आपकी बातों में जो ताली बजा रहे हैं क्या वो कांग्रेस के समर्थक है? नहीं ना, क्यों है ऐसा नहीं होता सर। प्रवक्ता क्यों है भाजपा के? मुझे इसका जवाब चाहिए अभी। बिल्कुल पवन खेड़ा जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, कोई तो प्रवक्ता नहीं है, वो नागरिक है, वो अपनी बात कह रही है, आप उनकी बात का जवाब दीजिए ना सर। तर्क को तर्क से काटिए ना। क्या वो बीजेपी की है या नहीं? क्या वो बीजेपी की है या नहीं? तर्क को तर्क से कैसे हैं? दो कैसे हैं? इसका जवाब दीजिए। सर ये तो ये हुआ कि तर्क नहीं है तो हम ये बोलेंगे। हमें मत बुलाइए, आप सीधा बीजेपी को ही बुलाया कीजिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मुद्दा इन्होंने इतना सीरियस उठाया है 370 और 35A के बारे में, किस पार्टी को क्या अपना उसके ऊपर स्थान होना चाहिए, कोई उसके बारे में बात नहीं करेगा। वो कश्मीर की सड़कों पर नंगा नाच हो रहा इस्लामिस्टों का, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, इनमें से किसी ने उसके खिलाफ बोला? अभी हिम्मत है किसी के बोलने की? क्योंकि कल किसी का गठबंधन का नाम सुनिए, कश्मीरी हिंदू बेट बकरियां नहीं है। 700 साल में 7वीं बार हमको निकाला गया, और 7वीं बार आजाद हिंदुस्तान के 30 साल की 40 साल की आजादी के बाद निकाला गया। हम सब लोग 70 साल से आजादी मना रहे हैं, 30 साल से मैं अपने देश के अंदर शरणार्थी हूं, और किसी भी हिंदुस्तानी को इस बारे में शर्म नहीं आती। लेकिन आप जो कह रहे थे राष्ट्रवाद, देखिए नौकरियां, मकान, अस्पताल, कॉलेज सब बनेंगे अगर राष्ट्र रहेगा तो। आपको मालूम है सन 47 से कश्मीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है 370 और 35A के द्वारा। सुनिए, एक मिनट, हम सब ने नरेंद्र मोदी को 2014 में वोट इसलिए दिया था क्योंकि पूरे राष्ट्र ने उनके अंदर विश्वास इन्वेस्ट किया था। लेकिन वो भी 4 साल तक महबूबा मुफ्ती के साथ उन्होंने इतना बड़ा इलेक्टोरल मेरिट गवा दिया। लेकिन बालाकोट में जो हुआ वो हिस्ट्री है, वो तारीख है। जो हमारे जहाज इमरान खान के गढ़ में, उसके घर से कुछ किलोमीटर दूर वहां हमने बमबारी की, मकबूजा कश्मीर में नहीं, पाकिस्तान के अंदर। ये सुनिए तो राष्ट्रवाद, कश्मीर का फिर हल कश्मीर का हल कौन निकालेगा? कांग्रेस निकालेगी, बीजेपी निकालेगी या कोई तीसरा? ये लोग करेंगे, ये प्रेशर डालेंगे। कश्मीर का कैसे हल होगा? कश्मीर का जो कश्मीर जहाज है, जैसे विश्व भर में जहाज की जंगें मिलिट्री तौर तरीके से लड़ी जाती है, वो तो लड़ेंगे ही। साथ में राष्ट्र पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होना चाहिए? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोबारा रिऑर्गेनाइज करना होगा। जम्मू को स्टेट अलग, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी, और कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक यूनियन टेरिटरी जहां पे मैं आपकी तरह, आप हिंदुस्तानियों की तरह रह सकूं, सीना फाड़ के बता सकूं हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं वहां पे बेट बकरियों की तरह गुलामी में नहीं रहना चाहूंगा। और सुनिए, कैसे कहते हैं कि कश्मीरी हिंदू को जाना चाहिए, जब हमारे कश्मीरी हिंदुओं को कत्लेआम करने वाला किसी को सजा नहीं हुई। ललित जी, मुझे एक बात बताइए, आपके बगल में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं हम कटिबद्ध हैं कश्मीरी पंडितों को लाने के लिए, हम माहौल लाएंगे। आप क्यों नहीं यकीन कर रहे हैं इनकी बात पे? नहीं करता। क्यों? क्योंकि इनकी अप्रोच गलत है। सुनिए, ये मैं अगेन बता रहा हूं, पार्टी की नहीं बता रहा हूं मैं बात, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि पार्टी वाद विवाद हो रहा है यहाँ पे। गुलाम नबी आजाद जब महबूबा मुफ्ती के साथ वहां पे सांझी सरकार चला रहे थे, कश्मीरी हिंदुओं का सबसे बड़ा कातिल बिटा कराटे, जिसने टेलीविजन के ऊपर बोला कि मैंने गिन गिन के बताया कितने कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल किया, उसको छोड़ दिया गया। और खाली छोड़ा नहीं गया उसको वो मोहल्ले में जब अपने इलाके से गुजरा, उसके ऊपर फूल बरसाए गए। ये हुआ कांग्रेस, वहां पे मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद थे। तो इसलिए सुनिए, मेरे ख्याल में बहुत सवाल के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन अब जवाब देने का मौका देना चाहिए, नरेंद्र मोदी ने किया, जो कश्मीर के अंदर अभी पृथकता। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, अब पवन खेड़ा बोलेंगे। देखिए, आपके सवाल तब तक सवाल रह जाएंगे जब तक कोई जवाब नहीं देगा। पवन खेड़ा जी, 50 साल आप लोगों की हुकूमत रही है, सवाल पूछने वाला कोई भी हो सकता है। आप इतने माहिर प्रवक्ता हैं कि आप सबका जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, आप ये मुझे बार बार कह के दबाइए मत। 2 प्रवक्ता भाजपा के आपने बुलाए हैं या नहीं, बताइए। सर, तर्क को तर्क से क्या मतलब है इस बात का? इतने सारे वैलिड पॉइंट्स उन्होंने बोले, करते हैं आप। व्हाई डू यू चीट? इतने सारे वैलिड पॉइंट्स बोले, ये क्या तरीका है? अब मैं जवाब दूंगा, लेकिन आपकी बात को भी एक्सपोज करना जरूरी है। आपके चैनल को 2 भाजपा के प्रवक्ता बुलाते हैं और बताते नहीं हैं, ये एक्सपोजर जरूरी है आप लोगों का। ये क्या तरीका बना रखा है आप? ये देखो, बोले चली जा रही है, बोले चली जा रही है। सवाल उनके, पीड़ा उनकी, दर्द उनका, जाने कितने कश्मीरी पंडित आज सुन रहे होंगे इस बात। जवाब दीजिए ना, आप तर्क दीजिए सर उस बात का, वो अहम है, ये अहम नहीं है, ये अहम है। नजाकत को समझते हुए हमने उसको शांति बहाल किया या नहीं किया, इसका जवाब दीजिए। हम तो बाद में बोलेंगे। जनरल वीके सिंह बोलते हैं, जनरल वीके सिंह बोलते हैं कि सबसे शांत, और
जब तक कोई गया, मनमोहन सिंह गए क्या पाकिस्तान के अंदर, लाल चौक के अंदर हिंदुस्तान जिंदाबाद करने वाले को तिरंगा उठाने के हमला नहीं होगा, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक कश्मीर में नॉर्मल नहीं होगा। यही कह रहा हूं मैं। बात रखने दीजिए, बात करो। अब आप अपनी बात रखिए। 10 साल मनमोहन सिंह नहीं गए थे पाकिस्तान के आगे घुटने टेकने, बिना बुलाए ये नरेंद्र मोदी गए, हम नहीं गए थे। हमें मालूम है कश्मीर का क्या, किस तरह से उसको ठीक करना है, दुरुस्त करना है, वहां शांति लानी है। हमने अलगाववादियों को आइसोलेट किया था, हमने कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हुर्रियत से बात करने का वादा नहीं किया था जैसे इन्होंने किया था। हमने नहीं किया था। बुरहान वानी को शहादत का दर्जा हमने नहीं दिया था, इन्होंने दिया। इनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं है। जब मौका मिला तब नहीं कर पाए, जब मौका मिला तब क्या इन्होंने कर दिया? पहले इसका जवाब दीजिए। मौका आपके पास भी था, हमारे पास थोड़ी आपके पास मौका नहीं था। आप लोग शासन कर चुके हैं। इसका जवाब दीजिए। नहीं सुनिए ना, पवन खेड़ा जी मुझे ये बताइए, जो आप मुझे कहते हैं कि ये बुला लिए वो बुला लिए, जैदी साहब लेफ्ट और आप लोगों की मित्रता और यूपीए में आप लोगों का साथ, आप वायनाड अगर राहुल चले गए, कोई गठबंधन नहीं, वायनाड अगर राहुल चले गए तो ये भी नाराज है, ये भी नाराज है। यूपीए में था या नहीं, मैं अभी की बात नहीं कर रही। क्या आप लोग दोस्त नहीं थे पहले? क्या आप लोग पहले दोस्त नहीं थे? ये हमारी गलती है क्या? लेफ्ट आप पे सवाल उठा रहा है। देयर इज नो अलायंस राइट नाउ, बट इट वाज देयर इन द पास्ट। यू नो इट्स बात करें तो आइए शुरू करते हैं। मैं शुरू करता हूं। मैंने आपसे कहा महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर पाकिस्तान बनवाया या नहीं बनाया? सुनिए ना मेरी बात। नहीं पास में मैं भी जा सकता हूं। सिलेक्टिवली आप पास में जाएंगे। पवन खेड़ा जी, आप सिलेक्टिवली पास में जाएंगे। यस, यू आर बीइंग सिलेक्टिव, यू आर नॉट बीइंग ऑब्जेक्टिव। You are not being objective at all. You are not being objective. ये सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस की नीतियों पर। They have every right to. सब उठा रहे उठाइए। आपके दोस्त रहे हैं ना? दोस्त दुश्मन तो कोई नहीं है, सभी दोस्त हैं। अतीत में ये दोस्त रहे हैं, सियासी तौर पर दोस्त रहे हैं। आप तो पॉलिटिकल स्पोक्सपर्सन की तरह बात कर रही हैं। ये क्या तरीका है? जैदी साहब, मैंने गलत कहा, कांग्रेस मैंने गलत कहा। अब मैं आपको बताऊं, नफरत की शुरुआत कहां से होती है, मैं वो बताता हूं। हाँ, बोलिए। नफरत की शुरुआत वहां से होती है, सुन लीजिए, नफरत की शुरुआत वहां से होती है जब प्रेम, हमारे खेड़ा साहब ये कहते हैं हमने अफजल गुरु को फांसी दी, हमने बुरहान वानी को किया, लेकिन भुल्लड़ पे चुप हो जाते हैं। किस पे? भुल्लड़ पे चुप। राजीव गांधी के हत्यारे पे चुप हो जाते। अरे आतंकवादी कोई भी हो, फांसी पे होना चाहिए, वहां होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती जो कहती है ना, उसका जवाब भी देता हूं। यूनान और मिस्र यसरब सब मिट गए जहां से, बाकी रहा है अब तक नामो नीचा हमारा। वो कौन होती है भाई? उसकी क्या औकात है? इनकी बात का जवाब देता हूं। इनकी बात का, मौलाना हसरत मोहानी थे जो कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, जिसने कहा था धारा 370 खिलाफ हो जाइए, 35 नहीं होनी चाहिए। तो अब आप साथ हैं, हमारी विचारधारा है। उसके बावजूद लगाया गया, तब से आज तक कम्युनिस्ट पार्टी उसका समर्थन करती है। सुन लीजिए, उसका समर्थन करती है। अब अगला जवाब सुन लीजिए। जब पंजाब के अंदर उग्रवाद था तो कम्युनिस्ट पार्टी थी जिन्हें हथियार। कश्मीर की बात कीजिए सर, कश्मीर की बात 370 रहना चाहिए, 35 से रहना चाहिए। महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला को जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब एक बात और सुन जाइए। अभी आपने एक नारा लगाया, एक मुल्ला था अजीमुल्ला खां, एक मुल्ला था अजीमुल्ला खां जिसने कहा भारत माता की जय। आज उसकी औलाद से पूछते हो, अजीमुल्ला खां आप भारत के मत आइए। एक मिनट, आप ना बिल्कुल मुसलमान की बात हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेगा, उसको इंडोर्स में मत कीजिए। एक मिनट, मैं आपके पास जाऊंगी, बोलने दीजिए। आप अपनी बात जो बात साहब ने कही है, जो बात गद्दारी क्यों कर रहा है? जैदी साहब, आपने अपनी बात क्लियर किया, मोनिका जी को बोलने देते हैं। कह रही हूँ, अपीसमेंट ऑफ नॉन, डेवलपमेंट ऑफ ऑल। आप सबकी बात कीजिए, आप अपीसमेंट की बात मत कीजिए। केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस का आज भी गठबंधन है। तमिलनाडु में कम्युनिस्ट का, मुस्लिम लीग का, कांग्रेस का आज भी गठबंधन है इनका। ये लोग कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रखेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां SC ST को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए।
क्यों नहीं दे रहे हैं? ये भारत को खंड खंड करके देखते हैं, भारत को बिना भेदभाव के नहीं देखते। पवन खेड़ा जी, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप मेहमानों का। अगर बनाकर रखी होती तो आज लेफ्ट भी आपके साथ होती, मैं तो इतना ही कहूंगी। पवन जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो पूछेंगे मैं आज हमारे साथ बने रहने के लिए। आपने अपने नुमाइंदों को ध्यान से सुना, इनकी बात को गौर से सुनिए, मैनिफेस्टोस पढ़िए, उसके बाद बटन दबाइए, देश बनाइए। हम तो पूछेंगे मैं आज के लिए इतना ही।